हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति। सबसे पहले आज के लिए सॉरी, मेरा लेक्चर लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने लेक्चर नहीं डाल पाई। मंडे का लेक्चर आज थोड़ा लेट डाल रही हूँ मैं अभी, ठीक है। सॉरी फॉर बीइंग लेट। और हमारा आज का लेक्चर क्या है? कैरोलिन एज, जिसमें हमारे मेटाफिजिकल पोइट्स चले हुए हैं लास्ट 2 लेक्चर से। सबसे पहले हमने क्या किया था? मेटाफिजिकल पोइट्स, उनकी टर्म्स क्या होती है, क्या इसका मीनिंग क्या होता है, कौन कौन राइटर है इसमें और कहाँ से कॉइन हुई है। फिर हमने किए जॉन डन, फिर लास्ट लेक्चर में किए हमने एंड्रयू मॉरवेल, और आज हम करेंगे जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशू एंड हेनरी वोगन। आज हम मेटाफिजिकल पोइट एंड करेंगे यहीं पे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज है हमारा जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है। इनका बर्थ ईयर देख लेते हैं 1593 में, और जो डेथ होती है इनकी 1633 में। मैंने क्यों डाला इनका ये जो बर्थ डेट है और डेथ इसलिए डाली है, मतलब कभी पूछा नहीं गया है ये क्वेश्चन यहाँ से, मैंने इसीलिए डाली। इसमें 1633 में एक इम्पोर्टेंट होता है, हमारे जॉन डन की एक पोइम आती है। कौन सी आती है? पोइम कलेक्शन आती है, पोइट्री कलेक्शन, ठीक है। कौन सी होती है? सॉन्ग्स एंड सोनेट, इसी ईयर में पब्लिश होती है वो 1633 में। और 1633 में ही जो हमारे ये राइटर हैं जॉर्ज हर्बर्ट, इनकी भी सोनेट कलेक्शन आती है। सोनेट नहीं, पोइट्री कलेक्शन आती है, ठीक है। वो देखेंगे हम आगे। तो क्या याद रखना है? जॉन डन की सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जहाँ पे हमने बहुत सारी पोइम की थी। वो फॉलिंग स्टार वाली थी, रेलिक थी और एक्सटेसी थी, बहुत सारी पोइम्स की थी उसमें, वो सोनेट कलेक्शन थी। और एक इनका ही वर्क है और एक इनकी डेथ होती है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम ये कौन थे, कहाँ पे इनकी एजुकेशन हुई है। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, ओरेटर, प्रीस्ट ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड मेटाफिजिकल पोइट, जो हम मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज, उनको बोला जाता था, वन ऑफ द फोरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिस्ट, ठीक है। डिवोशनल मतलब गॉड को जो डेडिकेटेड होती है वो डिवोशनल लिरिस्ट होता है, लाइक पोइट्री जो गाई जा सके, सॉरी पोइट्री जो गाई जा सके, ठीक है, वो लिरिक्स होते हैं। और कैसे लिरिक्स होते थे इनके? डिवोशनल। ही वॉज बोर्न इन वेल्स, वो कहाँ पे उनका जो, एक मिनट मैं इसको रेज कर लेती हूँ। हाँ, इनका जो जन्म कहाँ पे होता है? वेल्स में। इन एन आर्टिस्टिक एंड वेल्दी फैमिली, लार्जली रेज्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। वेल्स में इनका जन्म होता है। वेल्स शायद स्कॉटलैंड में है, शायद, मे बी। आप यहाँ पे चेक करना दोबारा से जाके, वेल्स है कहाँ पे। मेरे हिसाब से वेल्स स्कॉटलैंड में ही होना चाहिए, लेकिन मतलब वेल्स में इनका जन्म हुआ, लेकिन इंग्लैंड में इनको रेज, मतलब इनका पालन पोषण, इनका बचपन ज़्यादातर वहाँ पे इंग्लैंड में गुजरा है, ठीक है। ही रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन दैट लीड टू हिज एडमिशन टू ट्रिनिटी कॉलेज। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है, जो ट्रिनिटी कॉलेज में हमारे पहले राइटर आए हैं, एक वो किस राइटर ने एजुकेशन ली है ट्रिनिटी कॉलेज, मतलब ट्रिनिटी कॉलेज में और कौन से राइटर पढ़े हुए हैं, ठीक है, किनकी एजुकेशन है इस कॉलेज से ही, ठीक है। ही वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज। ही वेंट देयर विद ए इंटेंशन ऑफ बिकमिंग ए प्रीस्ट। क्या इंटेंशन थी इनकी? प्रीस्ट बनने की, पुजारी बनने की। बट ही बिकेम द यूनिवर्सिटी पब्लिक ओरेटर। यूनिवर्सिटी के पब्लिक ओरेटर क्या होते हैं? लाइक जो भाषण वगैरह देते हैं, ठीक है। ओरेटर एक भाषण करता, या जो अच्छा वक्ता, जो अच्छे वक्ता होते हैं, वक्ता प्रॉपर मतलब इसका ये, जो एक अच्छा वक्ता होते हैं ना, वो बन जाता है वहाँ पे। अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ किंग जेम्स, मतलब अच्छे भाषण देता है, अच्छा जो ये वक्ता होता है, वक्ता मतलब जो अपनी बात को अच्छे से व्यक्त कर पाए, वक्ता होते हैं, ठीक है। तो किंग जेम्स इनका ध्यान इनकी तरफ जाता है, तो उनका ध्यान जाता है, तो फिर क्या होता है? इनको पार्लियामेंट में सीट मिलती है। ही सैट इन पार्लियामेंट बिटवीन 1624 से लेके 1625, मतलब 1 साल के लिए पार्लियामेंट में भी जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। हेनरी वोगन जो हमारे एक मेटाफिजिकल पोइट है, वो इनके बारे में क्या बोलते हैं ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पैराग्राफ में जो है, इस स्लाइड में, यही है। एक तो ये है वन ऑफ द फोरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिस्ट, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? अ मोस्ट ग्लोरियस सेंट एंड सियर, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट में सबसे ग्लोरियस सेंट और सियर कौन है? हमारे जॉर्ज हर्बर्ट। और किसने बोली है ये बात? हेनरी वोगन, जो हम अपने आप में एक मेटाफिजिकल पोइट हैं। चलिए इनका वर्क देख लेते हैं हमें। जो इनकी एक सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द टेम्पल, एक ये पोइम कलेक्शन है, ठीक है, पोइम्स की कलेक्शन है।
तो इसका सबटाइटल है सेक्रेड पोइम एंड प्राइवेट इजैकुलेशन, पब्लिश्ड इन 1633। ठीक है, 1633 में ही पब्लिश होती है। कौन, क्या नाम है इनकी, उसका सोनेट, पोइट्री कलेक्शन का द सोनेट, और इसका सबटाइटल याद रखना है, सेक्रेड पोइम एंड प्राइवेट इजैकुलेशन। इसमें पोइट्री कलेक्शन है तो इसमें कुछ पोइम्स होंगी, वो इंपॉर्टेंट है, आपके टाइटल याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं अभी डीपली करवाऊंगी। द चर्च पोर्च, द चर्च पोर्च, द आल्टर, द सेक्रीफाइस एंड स्टर्विंग। ठीक है, और दो पोइम और यहाँ पे लिख लेना, या बाद में है स्लाइड्स में, वो है द कोलर एंड द पुले। ये पोइम्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें कौन सी होती है जो हमें डीपली करनी है, स्टर्विंग एंड आल्टर। ठीक है, ये करनी है। कौन सी पोइम है, द चर्च पोर्च, द आल्टर, द सेक्रीफाइस एंड स्टर्विंग। ठीक है, एक प्रोज वर्क आता है इनका, अ प्रीस्ट टू द टेम्पल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्री पार्सन। ठीक है, दो नेम है इसके, अ प्रीस्ट टू द टेम्पल और द कंट्री पार्सन। इट इज़ ए प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर रूरल क्लर्जी। रूरल क्लर्जी मतलब जो गांव में जो देहाती क्लर्जी है उनके लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस है। क्या है ये, प्रोज में। अच्छा, याद रखना, देखो यहाँ पे द टेम्पल है सॉरी गला खराब है तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है एक मिनट रेज करती हूँ मैं। अच्छा, पहला हमने किया है द टेम्पल, दूसरा एक प्रोज, द टेम्पल क्या है, एक पोइट्री कलेक्शन है, और जो अ प्रीस्ट टू द टेम्पल वो क्या है, प्रोज वर्क है। ठीक है, याद रखना। और एक और वर्क आएगा हमारे, रिचार्ड क्रैशो आएंगे अभी इसके राइटर के बाद, उनका वर्क होगा स्टेप टू द टेम्पल। ठीक है, एक है द टेम्पल, एक प्रीस्ट टू द टेम्पल, और दूसरा क्या है, थर्ड क्या है जो अदर राइटर का है, स्टेप टू द टेम्पल, वो पोइट्री कलेक्शन है। ठीक है, प्रीस्ट टू द टेम्पल क्या है, ये एक प्रोज वर्क है, इसका नाम क्या है, कंट्री पार्सन। ठीक है, यहां से इतना ही। अभी बात करते हैं हम पोइम की द आल्टर, जो हमारे जो द टेम्पल उसमें पब्लिश हुई है, पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई है द आल्टर। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं, आल्टर होता क्या है। ठीक है, इट इज ए सेरेमोनियल टेबल अपॉन विच सैक्रिफिकेशन एंड सैक्रिफाइस, सैंक्टिफिकेशन एंड सैक्रिफाइस एंड अदर रिलीजियस रिचुअल्स ट्रेडिशनली टेक्स प्लेस। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये सेरेमोनियल टेबल होती है जिसपे रिलीजियस सेक्रीफाइस किए जाते हैं। लाइक सबसे पहले हिंदी में बताती हूँ तो वेदी, आल्टर का मतलब होता है वेदी, जो आपने वहाँ पे देखे होंगे हमारे मंदिर में होते हैं अच्छा सॉरी, जहाँ पे हवन वगैरह होते हैं, एक टाइप से हवन कुंड या वेदी, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा रिलीजियस सेक्रीफाइस होते हैं। ठीक है, आप समझ गए हो हिंदी जो हिंदी बताया उसका मीनिंग समझ गए हो गया। आल्टर का मतलब होता है वेदी। ठीक है, वहाँ पे रिलीजियस सेक्रीफाइस किए जाते हैं, बलियाँ दी जाती हैं। ठीक है, और वो कैसी भी हो सकती हैं, हवन ही करते हैं ना वेदी में तो मोस्टली। ठीक है, अभी बात करते हैं द आल्टर। जो पोइम है ना, ये तीन वो रिप्रेजेंट कर रही है थीम। मतलब आल्टर जो पोइम है इसके तीन मीनिंग निकल के आ रहे हैं। ठीक है, एक तो आता है दैट गिव्स दिस पोइम इट्स नेम रिप्रेजेंट एटलीस्ट थ्री थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। द पोइम पहली क्या है, सबसे पहले एक मिनट लेट मी रेज। सबसे पहली क्या है, तीन चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहली एक तो एक खुद पोइम है, एक तो खुद पोइम है। ठीक है, दूसरा है द लिटरल आल्टर, और जो आल्टर का जो मैंने मीनिंग बताया। ठीक है, वो जो दैट फाउंड इनसाइड द चर्च, जो हमारे मंदिर में चर्च में मिलता है आल्टर, जो वेदी। और थर्ड है पोइट्स हार्ट। जो आल्टर है रिप्रेजेंट कर रहा है एक तो खुद पोइम को, एक आल्टर जो फिजिकल जो कि फिजिकल एम्बोडीमेंट होती है। ठीक है, और एक जो पोइट की हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या मतलब, क्या समझ आया, इन तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन तीन चीज़ों के थ्रू पोइट गॉड को डेडिकेट कर रहा है। ये तीनों चीज़ें मतलब अपनी पोइम, ये बोल रहा है मैं पोइम लिख रहा हूँ, गॉड को समर्पित है मेरी ये पोइम। या फिर जो आल्टर, जो जिस आल्टर पे मैं अपने रिलीजियस परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, जो रिलीजियस सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा हूँ, वो भी गॉड को डेडिकेटेड है। और मेरा हार्ट, ये आल्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे हार्ट को। ठीक है, मैं अपने दिल को गॉड को समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, एक तो खुद पोइम,
और तीसरा जो अल्टर, जो फिजिकल, जो उसका अपीयरेंस है, और तीसरा है पोइट्स हार्ट। ठीक है, मेटाफोरिकल अल्टर। द स्पीकर ऑफर्स हिज पोइम अल्टर हार्ट्स एज ए सेक्रीफाइस टू गॉड, ये मैंने बता दिया। द पोइम बिगिंस with a reflection on human weakness and frailty. In it then praises God's power and ends by requesting God's blessing for this sacrifice. मतलब ये कैसे शुरुआत करता है पोइम की, ह्यूमन वीकनेस और उसकी जो कमियां हैं उसके बारे में बता रहा है, और फिर क्या बात करता है, गॉड की पावर की प्रेज करता है, और एंड्स बाय रिक्वेस्टिंग गॉड्स ब्लेसिंग, सॉरी, और गॉड की ब्लेसिंग, मतलब गॉड को बोलता है मुझे ब्लेस करो आप, मतलब मुझे माफ़ करो, या फिर मुझे कुछ ब्लेसिंग दो मुझे अपनी। ठीक है, ऐसे बात कर रहा है। और स्टार्टिंग जो इसकी पोइम की है, ये स्टार्टिंग लाइंस इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है आपको। वो क्या है, अ ब्रोकन अल्टर लॉर्ड दाई सर्वेंट्स रियर्स मेड ऑफ हार्ट एंड सीमेंटेड विद टीयर्स। क्या बोल रहा है, हे भगवान, एक ब्रोकन अल्टर है, मतलब अल्टर तीन चीज़ों को बोल रहा है, एक तो खुद फिजिकल अपीयरेंस जो अल्टर वेदी है, एक पोइम, या फिर मेरा हार्ट, मेरा जो हार्ट है, मेरी जो पोइम है टूटी फूटी, या जो मेरा दिल टूटा हुआ है, या फिर जो मेरा ये वेदी है, इस पे जिस टाइप की मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ उसको आप स्वीकार करो। जैसे भी मैंने टूटे फूटे मन से जो कुछ भी बनाया है, ये जैसी भी मेरी, मतलब हम बोल देते ना भगवान को, भगवान मुझसे बस इतना ही हो पाया, मतलब यही बोलते हैं ना भाई, जैसे मन से मैंने आपकी पूजा आराधना की है उसको आप स्वीकार करें, मुझसे इतना ही हो पाया, मैं एक आपके सामने बहुत छोटा प्राणी हूँ। ठीक है, तो इसी टाइप से ये बोल रहा है, भाई मेरे से जो कुछ भी बन पाया भगवान, मैंने अच्छा किया अपनी तरफ से, लेकिन इसमें जो कमी रह गई है उसको आप स्वीकार करें। मेरी जो ब्रोकन अल्टर है, मेरी जो पोइम है, इसको आप स्वीकार करें। मेड ऑफ हार्ट, ये मेरी जो सेक्रीफाइस है, मैंने दिल से बनाया इसको, सीमेंटेड विद टीयर्स, और आंसुओं से इसको मजबूत बनाया है, सीमेंट किया है, मजबूती दी है। ठीक है, ये ओपनिंग लाइन है, इनको याद कर लेना, और अल्टर का मीनिंग क्या है और कैसे स्टार्ट होती है इसको देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोइम पे चलते हैं। स्टर्विंग, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वाली भी जो हमने किया है अल्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है, और स्टर्विंग भी। इट इज़ ए पोइम जो बाय जॉर्ज हार्वर्ड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एंड शेप्ड पोइट्री। शेप्ड पोइम, पोइट्री तो कलेक्शन हो गई पोइट्री तो, ठीक है, पोइम तो ये क्या, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मतलब ए टाइप ऑफ पोइम। शेप पोइम क्या है, ए टाइप ऑफ पोइम, और विजुअल भी बोल सकते हैं शेप पोइम को, या शेप पोइम, या फिर इसको कॉन्क्रीट, दूसरा नाम है इसका कॉन्क्रीट पोइम। इसमें क्या होता है, जो शेप पोइम होती है, इसमें ना इसकी जो बनावट होती है ना पोइम की, कुछ जो राइटर होता है ना, उसकी बनावट इस टाइप से करता है कि उसकी हमें थीम पता चल जाता है उसकी पिक्चर देखने से ही। लाइक मैं कोई पोइम लिखूं, ठीक है, पहले ऐसे लिख दी, फिर ऐसे, मतलब लाइन बता रही हूँ मैं, यहाँ पे बिल्कुल 2-3 वर्ड डाले, और दोबारा से फिर ये ग्रो करने लगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और लास्ट में फिर बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये शेप बन गई ना ऐसे। ठीक है, तो ये जब ये पोइम से ही हमें पता चले, पोइम की जो पिक्चर को देख के पता चले। लाइक मैं कुछ बात कर रही हूँ यहाँ पे, कुछ ऑप्टिमिस्टिक बात कर रही हूँ पहली लाइन में, फिर मेरी जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, जो मेरे होप है, वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। ठीक है, लाइन टू लाइन यहाँ पे बिल्कुल खत्म होगी, फिर दोबारा से मैं, और यहाँ पे मैं पेसिमिस्टिक हो गई, दोबारा से फिर मैं ऑप्टिमिस्टिक हो रही हूँ, मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ। तो मेरी इससे थीम पता चल गई ना, इस पोइम की शेप से भी पता चल रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी होती है शेप पोइट्री। ठीक है, समझ गए होंगे। तो स्टर्विंग में भी क्या कर रहा है, स्टर्विंग में भी क्या कर रहा है, जो हमारा जो राइटर है इस टाइप की ही, इसी शेप में है, हमारी स्टर्विंग भी इसी शेप में है। ठीक है, ये हमारी शेप पोइट्री है, स्टर्विंग की शेप भी यही है। ठीक है, ये होती है शेप पोइम। अभी इसमें क्या बता रहा है वो, दिस शेप रिफ्लेक्ट द पोइम्स सेंट्रल थीम, और जो ये शेप है जो पोइम की जो मैंने बताई, वो सेंट्रल थीम को बताती है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। हम पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा, अच्छा इसकी शेप से भी यही मीनिंग निकल रहा है। As a speaker suggests that those who stay close to God through religious devotion can fly above
एंड और फाइंड रिडेम्पशन फ्रॉम देयर सफरिंग। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। वो बोल रहा है, सॉरी, जो गॉड है, जो गॉड के प्रति समर्पित रहते हैं, जो मतलब उनके प्रति पूरा समर्पण रखते हैं, जो उन पर पूरा विश्वास रखते हैं, दे कैन फ्लाई अबो, वो बहुत ऊंचा जा सकते हैं, बहुत ऊंचे तक उड़ सकते हैं। और फाइंड रिडेम्पशन फ्रॉम देयर सफरिंग, और जो अपने दुख दर्द, सफरिंग, जो अपने दुख दर्द से ना वो मुक्ति पा सकते हैं गॉड के थ्रू ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और क्या ये शेप पोइम है, कॉन्क्रीट, एक और लिख लेना इनके पास, कॉन्क्रीट, CONCERET, कॉन्क्रीट। स्टर्विंग वॉज पब्लिश्ड इन हर्बर्ट्स, वही है जो इनकी पोइम्स कलेक्शन है ना, द टेम्पल, उसमें पब्लिश हुई है। और ये कब होती है, पोस्थ्यूमस, मतलब जो राइटर की पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस का मतलब होता है जब राइटर की डेथ हो जाए उसके बाद हमारा वर्क पब्लिश हो। क्या 1633 में उनकी डेथ होती है, लेकिन उनकी डेथ के बाद पब्लिश होती है। ठीक है, ये पोइम, एक मिनट। और ये ओपनिंग लाइन है इसकी, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करना इनको। क्या है, लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन इन वेल्थ एंड स्टोर, दाउ फॉलेसली ही लॉस्ट द सेम। 2 लाइन और ऐड करना भूल गई, इससे आगे वाली 2 लाइन गूगल पे जाना, वहां पे देखना, डिकेइंग मोर एंड मोर, इस टाइप से है। इसका मतलब बताती हूँ मैं। लॉर्ड, भगवान ने है ना, भगवान ने है ना हमें सब कुछ दिया है, उसने मतलब वेल्थ भी दी है, हमें बहुत नेचुरल चीज़ें भी दी है, लेकिन जो ह्यूमन है ना, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने। लाइक अगर एडम एंड ईव का एग्जाम्पल लें हम, भगवान ने तो उनको सब कुछ दिया था, नेचुरल थिंग्स, अच्छा गार्डन दिया है, एडन गार्डन था ना, एडन था शायद, गार्डन ऑफ, हाँ शायद कुछ ऐसा ऐसा गार्डन का नेम होता है। तो गार्डन में भी सब कुछ फ्रूट वगैरह, बहुत नेचुरल चीज़ें, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन उनको बोला गया था भाई आपको इसका जो ये ट्री है, एप्पल ट्री, उसका फ्रूट नहीं खाना, लेकिन उन्होंने अपनी मूर्खता की वजह से वो एप्पल खाया। और ईव ने एडम को भी बोला वो एप्पल खाने के लिए। तो अपनी मूर्खता की वजह से वो सफ़र किया ना, अच्छे से उनका जीवन चल रहा था, कोई सफरिंग नहीं थी, कोई दुख दर्द नहीं था, कोई हाय तौबा नहीं थी उनकी लाइफ में। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन बोलता है भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया था, सफरिंग वगैरह कुछ नहीं दी थी ह्यूमन को, उसने अपनी मूर्खताओं की वजह से अपने आप को सफरिंग में डाल दिया, अपने आप को दुख दे दिए। और डिकेइंग मोर एंड मोर, और उसकी वजह से वो और ज़्यादा उसका पतन हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना। ये माइनर सी पोइम है उनकी, उसी में आई है ये भी, द टेम्पल है ना, उसी की पोइम्स हैं ये, बस इनको याद कर लेना। क्या है, द कॉलर है, एक द पुले है। ठीक है, इसमें एक मैन है जो अपने जो भगवान में उसका फेथ ना थोड़ा लूज हो रहा है, तो उसके बारे में वो पश्चाताप कर रहा है, भगवान में मेरा फेथ क्यों लूज हो रहा है। ठीक है, बस टाइटल याद कर लेना। और इसमें इट द पोइम एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज फाइनेस्ट क्रिएशन, मतलब किसके बीच में रिलेशनशिप है, गॉड और मैन के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, टाइटल याद कर लेना यहां से। नेक्स्ट राइटर रिचर्ड क्रैशो, जिसकी बात की थी मैंने, क्या था, द टेम्पल, पोइट्री कलेक्शन बाय, कौन थे हमारे, जॉर्ज हर्बर्ट। और प्रिस्ट टू द टेम्पल, वो उसका प्रोज वर्क है जॉर्ज हर्बर्ट का ही। और ये एक है स्टेप टू द टेम्पल, रिचर्ड क्रैशो। ठीक है, स्टेप टू द टेम्पल ये भी पोइट्री कलेक्शन है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पोइम आती है, विश इज टू हिज स्पाउस मिस्ट्रेस। ठीक है, टाइटल याद रखना है, कुछ नहीं, हाँ ये देख लेना, इसकी ओपनिंग लाइन है, हु एवर सी बी दैट नॉट इम्पॉसिबल सी दैट शैल कमांड माई हार्ट एंड मी। ठीक है, ये टाइटल, ये ओपनिंग लाइन है, इसको याद कर लेना। और कुछ जो इनकी जो जिस टाइप की पोइट्री होती है ना रिचर्ड क्रैशो की, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की पोइम है ना, हमारे WB ईट्स होते हैं ना, उनकी होती है प्रेयर फॉर माई डॉटर। और जो फिलिप लार्किन, उनकी वर्क है एक बोर्न यस्टरडे, इसी टाइप की पोइम्स है उनकी। ठीक है, विश इज टू हिज स्पाउस मिस्ट्रेस क्या है, रिचर्ड क्रैशो की ओपनिंग लाइन। और इसकी थीम पे ही जो 2 राइटर हमारे WB ईट्स और फिलिप लार्किन, उन्होंने भी पोइट्री लिखी है, प्रेयर टू हिज डॉटर, प्रेयर टू माई डॉटर और बोर्न यस्टरडे बाय फिलिप लार्किन। यहाँ से इतना ही। द वीपर, इनका ही वर्क है ये भी,
विपर एंड हेम्स टू सेंट टेरेसा, ये पोइम्स हैं। द विपर में क्या, सेंट मैरी मैगलेन, सेंट मैरी मैगलेन की आइज़ हैं, उनकी आंखों की प्रेज करते हुए बोल रहा है वो, उनको कंपेयर कर रहा है, उनको उनके बारे में क्या बोल रहा है वो, तो दे वर टाइप ऑफ ए वॉकिंग बाथ और कंपेंडियस ओशियन, ठीक है, इससे कंपेयर करा उनके टीयर्स को, उनके आंसुओं को क्रीम ऑफ मिल्की वे, ठीक है, बस इतना ही करना है। विपर में वो किसकी प्रेज कर रहा है, किसकी आंखों की प्रेज कर रहा है और उनकी आंखों को किससे कंपेयर कर रहा है, ठीक है, और उनके टीयर, सबसे इंपॉर्टेंट है मैरी मैगलेन, ठीक है, और दूसरा है हमारा हेम्स टू सेंट टेरेसा, एक डिवोशनल पोइम है। टाइटल याद रखना, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं बता चुकी हूँ, यहाँ से टाइटल है, और ये वो डीपली है जो मैं बता रही हूँ, वो भी इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है, कल बट आपको करना है। अब हमारे लास्ट हैं जो मेटाफिजिकल पोइट है हेनरी वोगन, उनका भी सिर्फ ये 2 टाइटल ही इंपॉर्टेंट है, द रिट्रीट एंड फ्रेंड्स डिपार्टेड, इसमें कोटेशन आती है, इनको देख लेना, बस कोटेशन है ये दोनों। हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन साइंड इन माय एंजल इन्फेंसी, मतलब वो दिन अच्छे थे जो पहले थे जब मैं इन्फेंसी में था। और दूसरी लाइन है जो फ्रेंड्स डिपार्टेड से है, दे आर ऑल गोन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट एंड आई अलोन सिट लिंगरिंग हियर, और मैं यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा हूँ, ठीक है। 2 वर्क हैं हेनरी वोगन के, कौन से, द रिट्रीट एंड फ्रेंड्स डिपार्टेड, ठीक है। यहाँ पे हमारे मेटाफिजिकल राइटर एंड होते हैं। इसके बाद हम करेंगे जो प्यूरिटन एज है, उससे पहले हमारे 4-5 डेनहैम, वालर, कुछ 3-4 पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, वो कल के लेक्चर में लेके आऊँगी मैं। हमारे मेटाफिजिकल पोइट्स यहाँ पे एंड होते हैं। कल के लेक्चर के बाद जो हमारी ये कैरोलिन एज है वो भी एंड हो जाएगी, फिर हम करेंगे प्यूरिटन एज, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर प्रीसियस टाइम।